अस्सलाम वालेकुम औरंगाबाद। मैं डॉक्टर आदिल काजी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, आज हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन के बारे में। रिहैबिलिटेशन का सादा मतलब होता है रिस्टोर करना, यानी ये एक प्रोसेस है जो पेशेंट की हेल्प करता है उसके हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शंस रिकवर या रीगेन करने में। पेशेंट को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करता है। कोई इंजरी के, कोई बीमारी के बाद, कोई इंजरी के बाद, किसी सर्जरी के बाद, या कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा हो या जिससे उसकी फिजिकल काम करने की एबिलिटी अफेक्ट हुई हो। रिहैब का 4 मेन एम होते हैं। पहला, पेन और डिस्कम्फर्ट कम करना। दूसरा, फिजिकल फंक्शन और मोबिलिटी रिस्टोर करना। तीसरा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। चौथा, पेशेंट की कंडीशन को समझकर उसे कैसे मैनेज करे और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बिताए, ये उसको अडाप्ट करवाना। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि फिजिकल फंक्शन यानी क्या, वो सारे काम जो हम फिजिकली कर सकते हैं, खड़े रहना है, बैठना है, लिखना है, चलना है, गाड़ी चलाना, कपड़े बदलना, ये सारे फंक्शंस। मोबिलिटी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, उठ करके बैठना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, अपने काम खुद कर लेना, ये मोबिलिटी में आता है। देन हम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम फिजियोथेरेपी में सिर्फ फिजिकल रिहैब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, जिसकी मेमोरी लॉस हुई हो या जिसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो, उसका भी एक रिहैबिलिटेशन होता है। देन मेंटल हेल्थ के लिए रिहैबिलिटेशन होता है, जिसको हम साइकेट्रिक काउंसलिंग बोलते हैं, वो भी एक किस्म का रिहैब है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज, जिसको अल्कोहल की आदत हो जाती है या कोई ड्रग्स में वो मुब्तला हो जाता है और उसके लिए जो उसकी आदत तोड़ने के लिए जो उसके साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सब्सटेंस अब्यूज रिहैबिलिटेशन बोला जाता है। और ऐसे ही ऑक्यूपेशनल है और एक सोशल है। सोशल रिहैबिलिटेशन उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ कोई ज्यादती हो गई हो और वो सोसाइटी से अलग हो गए हो, जैसे एसिड अटैक के कुछ विक्टिम्स है या रेप विक्टिम्स है, उनके साथ। तो हम इस बारे में रिहैबिलिटेशन में हम फिजिकल रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, तो इसके स्टेप्स भी है। उसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। पहला स्टेप में असेसमेंट होगा। जाहिर सी बात है कि हम पेशेंट की करंट कंडीशन देखेंगे, पेशेंट अभी क्या कर सक रहा है, क्या नहीं कर सक रहा, क्या कर सकेगा, कितना प्रॉब्लम है, या अभी करंट उसकी सिचुएशन क्या है, इसका असेसमेंट करना, जांच करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आएगा कि उसकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, उसके फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई या उसको जो भी हुआ है उसको कंसिडर करके हमारे असेसमेंट के जरिए एक गोल सेटिंग करना, कि हम क्या अचीव कर सकते हैं रियलिटी में। जैसे आप अगर एक विक्टिम को देख रहे हो जिसका हाथ कट गया हो, आप अगर उसका गोल सेटिंग गलत करोगे तो पेशेंट की होप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप आपके वो गोल को शायद रीच ना कर सको। जैसे कि आप अगर समझिए उसका हाथ कट गया है, तो आप बोलेंगे वो उस हाथ से वो ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, या उसके राइटिंग करना है। तो ये गोल है जो रियलिटी में शायद हम अचीव ना कर सके। तो इसके लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं। इसमें दो किस्म होती है, एक शॉर्ट टर्म गोल कि हमें अभी क्या अचीव करना है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, और लॉन्ग टर्म गोल कि अल्टीमेटली पेशेंट क्या क्या करेगा। तीसरा स्टेप आता है रिहैबिलिटेशन का प्लान करना। प्लान करने में पेशेंट की कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये सारी सब उसकी कंडीशन देखते हुए हमें एक कस्टम मेड प्रोग्राम बनाना पड़ता है जो उसी पेशेंट पे सूटेबल हो, वही पेशेंट पे हम वो अप्लाई कर सकेंगे। स्टेप नंबर 4 आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने पेशेंट को असेस कर लिया, उसका गोल क्या है वो डिसाइड कर लिया, एंड देन रिहैबिलिटेशन का प्लान कैसे करना है, क्या क्या पहले करना है वो हमने डिसाइड कर लिया, तो फिर अब बारी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। वो एक्सरसाइजेस है, जो थेरेपीज है, वो करवाने का टाइम वहां पर आ गया। एंड देन पांचवा स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिहैबिलिटेशन का, वो है पेशेंट को फिर से मॉनिटर करना, अच्छे से मॉनिटर करते हुए फिर से री इवेल्युएट, असेसमेंट फिर से करना। फिजियोथेरेपी का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट है। पेशेंट को रेगुलरली आप री इवेलुएट करते रहते हैं, इसके हिसाब से आपकी थेरेपीज चेंज होती है, आपके गोल्स चेंज होते हैं। तो ये है रिहैबिलिटेशन। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि किन लोगों को रिहैबिलिटेशन लगता है या किन पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन देना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ है या सर्जरी हुई है, इन लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन नहीं है, बल्कि वो सारे पेशेंट्स जो काफी टाइम से एक बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन सबके लिए रिहैबिलिटेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि अर्थराइटिस है, कैंसर है, हार्ट की कोई डिजीज है, इन लोगों के लिए भी हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट्स जिसकी सर्जरी हुई, कोई बड़ी सर्जरी हुई है, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट या ऐसे ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट जिनको कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, हाथ का कट जाना, डायबिटिक फुट की वजह से जब हम अंगूठा काटना पड़ता है पेशेंट्स का, या किसी हादसे में उनके हाथ पैर चले जाना, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी दिमाग और नसों से जुड़ी हुई, जैसे स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, पार्किंसन है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जीबीएस है, ऐसे कई सारी बीमारियां, ऐसे समझिए जो मेजर बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट्स बेड पर आ जाते हैं, उन सब के लिए हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। ये है रिहैबिलिटेशन और किन पेशेंट्स में हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं वो। अब ये जानते हैं कि ये रिहैबिलिटेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है, यानी अगर कोई पेशेंट का कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया हो, वो बेड पर आ गया, पैरालिसिस हो गया, तो उसको खुद के काम खुद कैसे करे, ये सिखाने के लिए रिहैबिलिटेशन जरूरी है। दूसरा, ये हेल्थ केयर का कॉस्ट कम करता है, यानी अगर कोई पेशेंट बेड पे आ गया हो और उसको हम प्रॉपर केयर ना करें तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि बेड सोर्स है, प्रेशर अल्सर्स जिसे कहते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अट्रोफी, देन और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरों में सूजन आना, लिम्फेटिक ड्रेनेज सही से नहीं होना, डीवीटी जिसे बोलते हैं वो, ये सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है जिनसे डील करना काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है और काफ़ी मुश्किल भी। तो हेल्थ केयर कॉस्ट कम करना ये रिहैबिलिटेशन से होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि पेशेंट को मेंटली स्ट्रांग करना। मेंटली स्ट्रांग कैसे करना, जब वो डिसेबल हो जाते हैं किसी चीज से, ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि उनका पैर कट गया हो कोई पेशेंट का, तो वो मेंटली एक ट्रॉमा में रहता है, एक शॉक में रहता है कि उसका एक पैर चला गया, वो कैसे सरवाइव करेगा, काम कैसे करेगा, गाड़ी कैसे चलाएगा, ऐसे कई सारे चीजें रहती है। तो मेंटली वो एग्जॉस्ट हो जाता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको हम संभालते हैं कि बेसिकली वो डिसेबल्ड नहीं है, वो डिफरेंटली एबल है, वो सब कर सकता है, रेगुलर तरीके से नहीं, बट एक मॉडिफाइड वे से, एक मॉडिफाइड तरीके से वो कर सकता है। तो मेंटल सपोर्ट का काम रिहैबिलिटेशन करता है। इसके साथ सोशल लाइफ उनकी फिर से शुरू करना। सोशल लाइफ शुरू करना मीन्स के बीमारी की वजह से ये, इससे वो सब सोशल चीज़ों से दूर हो जाते हैं, पार्टीज में जाना या कोई फंक्शंस में जाना, किसी के कोई ओकेजन, हैप्पी ओकेजन पे जाना, कोई सैड ओकेजन पे जाना, ये सोशल लाइफ है जो उनकी हैम्पर होती है। तो इसमें उनको वापस से कैसे हम ज्वाइन करा सके, इसके लिए रिहैबिलिटेशन है और ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिहैबिलिटेशन में चैलेंजेस है बहुत ज़्यादा। ये पहली बात तो इजी नहीं है। इजी इसके लिए नहीं है क्योंकि वो तरीके का केयर मिलना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके कई सारे रीजंस है, प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से, या फिर वो कहीं ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे सकते हो, जैसे कि कोई विलेज एरिया है, कोई ऐसे एरिया है, हार्ड टू रीच प्लेसेस है, या जहाँ पर ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हो, ऐसी कोई लोकेशंस है। देन अवेयरनेस, कि उनको पता ही नहीं ऐसी कोई चीज़ रिहैबिलिटेशन होती है, अवेयरनेस की कमी। देन मॉनेटरी फाइनेंशियल वीकनेस, वो लोग इतना पे नहीं कर सकते, लंबा प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चैलेंज जो सबसे बड़ा आता है, एधेरेंस।
अधेरेंस इज के पेशेंट इस पे भरोसा रखे और कंटिन्यू उस चीज को रखे। ये रिहैबिलिटेशन बहुत शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है जिसमें कई महीने कई साल भी लगते हैं। तो ये अधेरेंस पेशेंट उसको फॉलो नहीं करता है, बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है, छोड़ देता है, तो अधेरेंस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट चैलेंज है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब है कि जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो नहीं मिलते, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रहती है, या प्रॉपर प्रोफेशनल्स नहीं रहते हैं, डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। देन सबसे बड़ा जो चैलेंज है तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी पेशेंट मोटिवेटेड नहीं रहता है, उसको ठीक होने का या तो मन नहीं रहता है या वो उम्मीद छोड़ दिया होता है। तो ही पेशेंट के पास में एक प्रॉपर मोटिवेशन जिसे कहते हैं वो नहीं है, या फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर इतने टाइम से सफर करने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, या उसे बहुत सारी टेंशन होती है कि अब कैसे होगा, व्हाट अबाउट फ्यूचर, मेरे बच्चों का कैसे होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, ये सारी टेंशन। तो ये उसमें चैलेंजेस है। ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बहुत ज्यादा ही मदद कर सकता है। तो एक लाइन में अगर बताया जाए, रिहैबिलिटेशन एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है जो पेशेंट को इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार बनाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत में उसे सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जब हम बता रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे तफसील से। बट अभी छोटे में ये बता दूं कि एक ऐसी जिंदगी जो आप इंडिपेंडेंटली, खुशी से, सेटिस्फैक्टरीली सब काम अच्छे से करते हुए आप जो जीते हो, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो मेरे व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा रिहैबिलिटेशन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। आगे ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में आपके कुछ सवाल हो तो मुझे पूछिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसी के साथ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।